हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन इसका जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है उस पर जो हम जीके जीएस का जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसी में टेस्ट सीरीज नंबर कितना आज 12 टेस्ट सीरीज नंबर 12 आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए इससे पहले हम टेस्ट सीरीज 1 से जो 11 तक क्या है अपलोड कर चुके हैं, आप उसको देख लीजिए। और टेस्ट सीरीज नंबर 12 जो है जो आज हम डिस्कस करेंगे, फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये नहीं है कि जो क्वेश्चन पढ़ के और आंसर बता दिया, ऐसे नहीं है, आपको उसको फुल डिटेल के साथ आंसर बताया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। और देखिए आपको बता दें, जो डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 की जो एग्जाम आप दीजिएगा तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा कितना, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन होगा 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। उसमें से मैक्सिमम 20 क्वेश्चन जो हो आएगा वो जीके जीएस का आएगा। तो देखिए 20 क्वेश्चन जीके जीएस का आएगा तो कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जीके जीएस। इसीलिए जीके जीएस करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, और आपको बता दें, देखिए स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल पे आपको जीके जीएस का तो हम करवा ही रहे हैं, मैथ का भी आ रहा है, ओके, और रीजनिंग का भी आ रहा है, और इंग्लिश भी है। इंग्लिश का भी वीडियो बन चुका है, उसको आप अपलोड किया जाएगा। ओके, तो इंग्लिश का भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप क्या करना है, आपको तैयारी को बेहतर बनाइए, वीडियो देखिए, और क्या करना है दोस्तों के बीच थोड़ा थोड़ा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पर देखिए, देखिए सिख धर्म से आपका देखिए पहला क्वेश्चन आज हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको सिख धर्म के बारे में, तो क्या है कि आपका डाउट जो है पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, किसने कहा था स्वयं को सच्चा बादशाह? तो वो कौन है, गुरु गोविंद सिंह। क्या, गुरु गोविंद सिंह, मतलब देखिए ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। कौन है, गुरु गोविंद सिंह। ओके, तो चलिए थोड़ा सा हम इनके बारे में कुछ देख लेते हैं, उसके बाद आपको सिख धर्म के बारे में बता देंगे। ओके, देखिए आपको देखिए गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। ओके, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक देव। कौन थे, गुरु नानक देव थे। ओके, तो चलिए आपको हम थोड़ा सा सिख धर्म के बारे में बता देते हैं। ओके, तो देखिए सिख धर्म का जो स्थापना की जो संस्थापक थे वो कौन थे, गुरु नानक देव थे। ओके, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, देखिए 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में तलवंदी। ओके, देखिए तलवंदी जो कि कहाँ है, नानकाबाद में है, ननकाबाद में है, तो वहाँ जन्म हुआ। ओके, और मृत्यु कहाँ हुआ, मृत्यु हुआ करतारपुर में, करतारपुर में। ओके, तो मृत्यु कहाँ हुआ, करतारपुर में हुआ। जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म हुआ तलवंदी ननकाबाद में। ओके, और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव। ओके, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। देखिए गुरु नानक देव जी है जो लंगर पंगत जो व्यवस्था था उसको प्रारंभ किया। क्या, देखिए लंगर पंगत जो व्यवस्था है उसको किसने, देखिए लंगर पंगत, ओके, लंगर पंगत जो व्यवस्था है उसको स्टार्ट कौन किए, शुरू कौन किए, तो गुरु नानक देव किए। और सिख धर्म के जो दूसरे गुरु थे उनका क्या नाम था, गुरु अंगद। क्या नाम था, देखिए गुरु अंगद, गुरु अंगद। उन्होंने क्या किए, जो लंगर पंगत व्यवस्था था उसको अस्थाई बना दिया। ओके, तो चलिए ऑप्शन में और देख लीजिए, ऑप्शन में क्या है, गुरु हरगोविंद। क्या है, गुरु हरगोविंद है। ओके, तो गुरु हरगोविंद आप जान लीजिए सिख धर्म के छठे गुरु हैं। गुरु हरगोविंद जी सिख धर्म के छठे गुरु हैं। ओके, और आपको बता दें फ्रेंड्स, इनका जो शासन काल था, मतलब जो गुरु बने थे 606 से, मतलब उनका जन्म 606 में हुआ, और 16 1606 में हुआ, और 1645 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा, 1606 से 1645 ईस्वी तक। ओके, तो जो गुरु हरगोविंद थे छठे गुरु सिख धर्म के, उन्होंने क्या किए, सिखों में सैन्य जो शिक्षा है उसको प्रारंभ किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा फ्रेंड, जो सिखों में सैन्य व्यवस्था प्रारंभ किया कौन किए, तो कौन किए, गुरु हरगोविंद। क्यों किए थे, देखिए
गुरु अर्जुन देव जो थे, सिख धर्म के 5वें गुरु थे, उनको जहांगीर द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। कब? 1606 ईस्वी में। 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को, जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे, उनको क्या दिया गया? फांसी दे दिया गया था। वही कारण है कि मतलब क्या, मृत्यु, हत्या करवा दी गई, फांसी दे दी गई, जो समझिए आप। तो वही कारण है कि जो हरगोविंद जी थे वो सिख धर्म में सैन्य व्यवस्था प्रारंभ करवाए। आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा युद्ध भी लड़िए, ऐसा है ना। तो चलिए, इतना समझ गए। तो आपको गुरु हरगोविंद के बारे में बता दिए, गुरु अर्जुन देव जी के बारे में बता दिए, और गुरु तेग बहादुर जी के बारे में देख लीजिए। गुरु तेग बहादुर जी जो है सिख धर्म के 9वें गुरु है। क्या कौन से नंबर के गुरु है? तो सिख धर्म के 9वें गुरु है। आपको हम जब आधुनिक भारत लाएंगे ना, तो उसमें आपको फुल डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए, 9वें गुरु के बारे में आपको बता दिए। उसके बाद आपको बता दे, और जो गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किसने करवा दी थी? तो गुरु तेग बहादुर जी की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। कौन? औरंगजेब ने करवा दी थी। ओके, और इसका जो गुरु अर्जुन देव जी थे, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दी? तो जहांगीर करवा दी। चलिए, इतना इतना जो जानकारी दे दिए, विशेष हो गया। तो 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा। सच्चा पातशाह कहा था किसने स्वयं को? किस सिख गुरु ने कहा था? तो गुरु गोविंद सिंह कहा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32। कीमत स्तर के साथ मुद्रा का मूल्य कब परिवर्तित होता है? तो कब परिवर्तित होता है? देखिए, प्रतिलोम अनुपात में। तो मतलब ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कीमत स्तर के साथ मुद्रा का मूल्य कब परिवर्तित होता है? तो प्रतिलोम अनुपात में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, देख लीजिए। मूल्य में कमी या वृद्धि होने से मांग में परिवर्तन होता है। देखिए, ये बात आप देख लीजिए। मूल्य में कमी या वृद्धि होने से मांग में परिवर्तन होता है। देखिए, यदि मूल्य में कमी आती है, मूल्य में यदि कमी होगा तो मांग क्या होगा? मांग बढ़ जाएगा। ओके, और इसका विपरीत देखिए, यदि मूल्य में वृद्धि होगा तो मांग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या बताया? यदि मूल्य में कमी होती है, कमी आती है, तो मांग क्या होता है? बढ़ जाती है। और इसके विपरीत कीमत में यदि वृद्धि होती है तो मांग कम जाती है। ओके, देखिए, प्रोफेसर बेनहम के अनुसार यदि दिए हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग वह मात्रा है जो उस मूल्य पर किसी विशेष समय में खरीदी जाएगी। ओके, मतलब क्या है, कोई वस्तु में यदि आप कोई चीज दुकान में खरीदने जा रहे हैं, तो क्या होता है, जो प्राइस होता है वो लेता है ना, तो किसके अनुसार लेता है? जो उस समय, जैसे आप दाल लाने गए हैं, तो दाल का रेट क्या है, जो आप मार्केट में जाइएगा तो उस समय जो रेट रहेगा उसी उसी अनुसार आपसे पैसा लेगा। ये नहीं है कि जे आपको अभी 120 रुपये के जी है तो आपको बोलेगा कि 130 रुपये के जी अभी दे दो, ऐसा नहीं है। तो वही है, बता दिए ना इतना। चलिए, 33 का आइए। 33 का क्वेश्चन देखिए। 33 में, ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा साफ करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 का? तो हो जाएगा, देखिए, गर्म पानी में कम पृष्ठ तनाव होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पृष्ठ तनाव मतलब क्या? सरफेस टेंशन। इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं ना सरफेस टेंशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। ओके, तो ऑप्शन इसका 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, तो आप बोलिए सर थोड़ा पृष्ठ तनाव के बारे में बता दीजिए। तो देखिए, किसी जो पृष्ठ तनाव होता है, किसी द्रव का वह विशेष गुण होता है जिसके कारण जो उनका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, एक खींची हुई मेम्ब्रेन, जिसको आप क्या बोलते हैं? झिल्ली बोलते हैं हिंदी में। मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? झिल्ली बोलते हैं, की भांति कार्य करता है, और इसे और क्या, कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है। उसे क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहा जाता है। तो आपको क्या बता दिए? देखिए, फिर जो सरफेस टेंशन होता है, किसी द्रव का वह विशेष गुण जिसके कारण उनका जो मुक्त पृष्ठ एक खींची हुई किसके कारण? मेम्ब्रेन की भांति कार्य करता है, और कम से कम क्षेत्रफल घेरने का क्या करती है? प्रयत्न करता है। तो उसे क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। बोलिएगा सर एग्जाम में आ जाता है सरफेस टेंशन का, आपको मात्रक पूछ देगा, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर हो जाता है। क्या? न्यूटन पर मीटर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए था, आप समझ गए। तो चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, आप देख लीजिए, आपको बता दिए। देखिए,
पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो कौन कौन से कारक है जो जो सरफेस टेंशन है उसको प्रभावित करता है? तो देखिए, पहला तापमान। तापमान यदि बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा? कम जाएगा। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो यदि तापमान इंक्रीज करेगा तो जो सरफेस टेंशन है डिक्रीज कर जाएगा। चलिए, द्रव के क्वथनांक पर जो सरफेस टेंशन है शून्य हो जाता है। तो द्रव के क्वथनांक पर सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। चलिए, क्रांतिक ताप पर जो सरफेस टेंशन का गुण क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। मतलब क्या? गायब हो जाता है। कोई जो क्रांतिक ताप है उस पर सरफेस टेंशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या हो जाता है? उसका जो जितना भी गुण होता है वो समाप्त हो जाता है। देखिए, क्रांतिक ताप पर द्रव एवं गैस के लिए अंतर आणविक बल का मान समान हो जाता है, जिसके कारण द्रव बिना प्रतिरोध के ही क्या हो जाता है? प्रवाहित होने लगते हैं, मतलब प्रवाहित होने लगता है। चलिए, उसके बाद आपको देखिए एक क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये कितना सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन यदि आपसे इस तरह पूछ देगा, देखिए, तापमान के बढ़ने से क्या होगा? पृष्ठ तनाव घट जाता है। आपको बताया ना, टेम्परेचर बढ़ेगा, सरफेस टेंशन कम जाएगा, जिसके कारण द्रव के प्रभावी जो क्षेत्र होता है बढ़ जाता है। और उसके फलस्वरूप आपको देखिए क्या आपको मतलब क्या लगता होगा? देखिए, आप यदि गर्म सूप पीते होंगे, गर्म चाय पीते होंगे या गर्म खाना खाइएगा तो आपको क्या लगेगा? वो स्वादिष्ट लगता है। तो तापमान बढ़ेगा तब ना लोग बोलता है कि थोड़ा गर्म सूप आप पीते हैं। यदि मार्केट में जाते हैं तो गर्म सूप पीना पसंद करते हैं, उसके बाद चाय भी गर्म पीना पसंद करते हैं। यदि आप खाना भी बना लेते हैं देखते हैं ना, गर्म खाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो तापमान यदि बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन जो होगा कम हो जाता है। तापमान बढ़ेगा, सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है? जो द्रव के प्रभावी क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। ओके, और गर्म सूप हो गया, गर्म चाय हो गया, गर्म खाना हो गया, वो खाइएगा पीजिएगा तो क्या होता है? आपको स्वादिष्ट लगेगा। ठीक है। उसके बाद पहला तो आपको ताप पे बता दिए, ताप पे निर्भर करता है सरफेस टेंशन। दूसरा है अशुद्धियाँ। देखिए, घुलनशील अशुद्धियाँ पृष्ठ तनाव को क्या कर देती है? जो सरफेस टेंशन है उसको बढ़ा देती हैं। जैसे में क्या? नमक, जल में नमक, जल में चीनी उदाहरण है। उसके बाद देखिए वो क्या है? घुलनशील अशुद्धियाँ है। क्या है? देखिए, घुलनशील अशुद्धियाँ है। अब है अघुलनशील अशुद्धियाँ। तो अघुलनशील अशुद्धियाँ के बारे में देख लीजिए। पृष्ठ तनाव जो सरफेस टेंशन है उसको क्या कर देती है? घटा देती है। तो बोले ऐसा दिख जाएगी, एग्जाम्पल बताइए। तो देखिए, जल में बालू, जल में किरोसिन और जल में साबुन। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन अगला पे आते हैं। अगला है क्वेश्चन 34। देखिए, जब किसी गैस को समानित दाब में रखकर विद्युत विसर्जन दिया जाता है तब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से उत्पन्न किरण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कैथोड किरण कहा जाता है। कैथोड किरण कहा जाता है, मतलब ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए, आपको बता दें जो कैथोड किरणें होती है वो निगेटिव होती है, मतलब क्या? ऋणात्मक होती है। तो कैथोड किरणें क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसलिए एक कैथोड से एनोड की तरफ, मतलब कैथोड देखिए देखिए, कैथोड से एनोड एनोड की तरह क्या करती है? गमन करती है। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, और अपनी सतह के लंबवत, मतलब क्या? परपेंडिकुलर लगती है। इतना समझ गए ना आप? देखिए, जब कैथोड किरणें किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे क्या? टंगस्टन टंगस्टन पर गिरती है तो ये एक्स किरणें उत्पन्न करती है। ओके, तो आप बोलिएगा जो सर जो टंगस्टन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, टंगस्टन है ना लिखा हुआ, देखिए टंगस्टन जो होता है एक धातु है। क्या है? एक धातु है जिसका गलनांक जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो टंगस्टन क्या है? एक धातु है जिसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बोलिए सर कितना होता है ये तो बता दीजिए। देखिए, 3380 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए कितना गलनांक इसका ज़्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। और सर पूछिएगा सर थोड़ा टंगस्टन का परमाणु संख्या भी बता दीजिए। क्या है, एग्जाम में बहुत भी क्वेश्चन आते रहता है, परमाणु संख्या याद करके जाइए कोई भी किसी भी धातु का। तो टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना होता है? 74 होता है। कितना? 74 परमाणु संख्या। ओके फ्रेंड्स, तो क्या करना है आपको? ये नोट कर लीजिए। क्या करना है आपको? नोट करना है। आप बोलिएगा उसके बाद देखिए,
एक्स किरण यहाँ दिया हुआ है, तो आपको ये सर थोड़ा एक्स किरण के बारे में बता दीजिए, एक्स किरणें क्या होती है। तो देखिए एक्स किरणें जो होती है विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा वाली क्या होता है, बहुत ही शक्तिशाली किरणें होती है। तो एक्स किरणें क्या होती है, एक्स किरणें जो होती हैं विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा वाली बहुत ही शक्तिशाली किरणें होती है। ओके, देखिए इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज देखिए यहाँ पे रोएंगटन ने किया था। कब किया था, तो 1895 ईस्वी में किया था। कब, देखिए 1895 ईस्वी में किसने किया था, तो रोएंगटन ने किया था, रोएंगटन ने किया था। चलिए ठीक है, तो आप बोलिएगा सर थोड़ा इसके बारे में कुछ और विशेष जानकारी बताइए। तो देखिए जो एक्स किरण है उसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 10⁻⁸ से 10⁻10 से लेके 10⁻8 तक होती है। तो इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, देख लीजिए, एक मिनट देख लीजिए। इसका तरंग दैर्घ्य 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक होती है। और आवृत्ति कितनी होती है, आवृत्ति जो होती है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 10⁻18 से 10⁻16 तक होती है। तो इसका जो तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ 10⁻10 से 10⁻8 मीटर तक होती है, और आवृत्ति जो होती है 10⁻18 से 10⁻16 तक होती है। इतना समझ गए। उसके बाद बोलिए सर इसका उपयोग देख लीजिए। तो उपयोग देखिए, चिकित्सा और औद्योगिक में उपयोग किया जाता है, किसका, एक्स किरण का। तो एक्स किरण का उपयोग कहाँ किया जाता है, चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। और देखिए थोड़ा सा हम एक्स किरण के बारे में और थोड़ा आपको विशेष जानकारी दे देते हैं। एक्स किरण है जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, एक्स किरण को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए ये प्रकाश की गति से क्या करता है, प्रकाश की गति से गमन करती है, प्रकाश की वेग की गति से गमन करती है। तो निर्वात में एक्स किरण का जो गति होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए जो खुली जगह में जो एक्स किरण है क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है, किसमें, सीधी रेखा में गमन करती है। तो इतना समझ गए। उसके बाद देखिए पराबैंगनी किरण भी दिया हुआ है, तो पराबैंगनी किरण के बारे में देख लीजिए। देखिए पराबैंगनी किरण जो है सूर्य से निकलने वाली एक ऊर्जा का एक क्या है, प्रकार है। तो पराबैंगनी किरण क्या है, सूर्य से निकलने वाली एक ऊर्जा का प्रकार है। ओके, उसके बाद देखिए उसके बाद जो सूर्य से जो वो पराबैंगनी किरण निकलती है तो उससे क्या होता है, त्वचा कैंसर होता है। देखिए त्वचा कैंसर होता है, याद रखिएगा दोस्त फ्रेंड्स, ये बहुत वीवीआई मतलब क्या है पॉइंट है। पराबैंगनी किरण के क्वेश्चन आता ही है, पराबैंगनी किरण हो गया, इंफ्रारेड रेज हो गया, एक्स किरण हो गया, इस सब से क्वेश्चन आते रहता है। चलिए तो आपको बता दिए त्वचा कैंसर होता है। इसकी खोज किसने किया, तो रीटर ने किया। एक्स किरण की खोज किसने किया, रोएंगटन ने किया। और जो पराबैंगनी किरणें है उसकी खोज किसने किया, तो रीटर ने किया। ओके, देखिए इसका जो वेवलेंथ है मतलब तरंग दैर्घ्य कितना है, 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर तक है। ओके, और आवृत्ति कितना है, 10⁻16 से 10⁻14 तक है। तो ये दोनों का आप थोड़ा क्या करना है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी याद कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन आपको बताया था ना, 20 से 30% कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, अभी करेंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको आप अपना तैयार करते रहिए। देखिए जुलाई 2022 में प्रणय वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो 35 का क्या हो जाएगा, बांग्लादेश में हो जाएगा। कहाँ पे, सी, प्रणय वर्मा को कहाँ, प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। ओके, चलिए बांग्लादेश के बारे में देख लीजिए। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, आप जानते हैं कहाँ पे है बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और वहाँ का जो पीएम कौन है, बांग्लादेश के पीएम कौन है, शेख हसीना जी। कौन है, शेख हसीना जी। इतना समझ गए। देखिए फ्रेंड्स आपको बता दें जो बांग्लादेश है भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। कितने राज्यों से, देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछ देगा, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। कौन कौन, असम हो गए, पश्चिम बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा। कौन कौन, देखिए असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद कौन, मिजोरम हो गया। ओके, मिजोरम हो गया,
उसके बाद कौन हो गया, मेघालय हो गया और त्रिपुरा हो गया। ओके, देखिए असम का अभी सीएम कौन है, नोट कर लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा। असम का सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। पश्चिम बंगाल का आप समझ गए ना, कौन है, ममता बनर्जी। मिजोरम का कौन है, जोरम थंगा। मिजोरम का कौन है, जोरम थंगा। मेघालय का कौन है, कॉनराड संगमा। ओके, और त्रिपुरा का कौन है, देखिए त्रिपुरा में 2022 में ही नए बने हैं, उनका नाम है मानिक शाह। याद रखिएगा, देखिए ये जो क्वेश्चन है अभी बताए हैं भी आए हैं, तो कौन है, मानिक शाह। ओके, त्रिपुरा के सीएम। चलिए, तो इसका ऑप्शन तो आपको 35 का सी बता दिए, बांग्लादेश। चलिए 36 का क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल लॉन्च की है, तो 36 का कौन जाएगा, गूगल, मतलब ऑप्शन डी। देखिए ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, ये याद कर लीजिए आप। किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल लॉन्च की है, तो किसने, गूगल ने। तो चलिए गूगल के बारे में थोड़ा आप जान लीजिए। देखिए आप बोलिए सर थोड़ा गूगल का स्थापना कब हुआ था, थोड़ा ये भी बता दीजिए आप, जब गूगल का बात ही छिड़ा है तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए गूगल का स्थापना जो हुआ था 1998 में हुआ था। कब हुआ था, 1998 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछ देता है किसने किया था, जो लैरी पेज है और सर्जन ब्रिन के द्वारा। लैरी पेज और सर्जन जो सर्जी ब्रिन के द्वारा 1998 ईस्वी में गूगल का स्थापना किया गया था। और वर्तमान में गूगल का सीईओ कौन है, तो कौन है, सुंदर पिचाई। कौन है, सुंदर पिचाई। ओके, उसके बाद बोले सर थोड़ा यूट्यूब के बारे में बता दीजिए, तो जो यूट्यूब है उसका स्थापना 2005 में हुआ था। कब, 2005 में हुआ था। और उसका अभी वर्तमान सीईओ कौन है, सुसान वोजसिस्की। कौन है, सुसान वोजसिस्की। ओके, तो चलिए आपको थोड़ा सा हम दो बता दिए। फेसबुक के बारे में जान लीजिए, तो फेसबुक का तो आप जानते हैं सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग। ओके, और स्थापना कब हुआ था, 2004 में हुआ था। कब, 2004 में। तो फेसबुक कब हुआ था, 2004 में। यूट्यूब कब हुआ था, यूट्यूब 2005 में हुआ था। ओके, और गूगल कब हुआ था, 1998 में हुआ था। इतना पॉइंट आप क्या करना है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि जो रामसर साइट है किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, तो आपको क्वेश्चन आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, मतलब 37 का हो जाएगा ए, तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु में आपका 14 रामसर साइट है, और यूपी में कितना है, 10 है। और आपसे पूछ दे कि जो पूरा जो वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितना है, देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, 75 रामसर साइट है। कितना है, 75 रामसर साइट है। ओके, याद रखिएगा। और आपसे पूछेगा इंडिया के जो पहला जो रामसर साइट लिस्ट में शामिल हुआ था वो कौन है, उड़ीसा के। आप चिल्का झील के बारे में जानते हैं ना, चिल्का लेक के बारे में, तो उड़ीसा के जो चिल्का लेक है उसको रामसर साइट में शामिल किया गया था। पहला है, क्या है, पहला उड़ीसा का चिल्का लेक है जो कि रामसर साइट में शामिल हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो इतना आपको देखिए कितना आपको ज़्यादा जानकारी बता दिए। बोलिए कि सर थोड़ा रामसर साइट के बारे में बताइए। देखिए जो आर्द्र भूमि रामसर साइट है उसमें जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण, वहाँ पे जैव विविधता आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। ओके, और आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। कब, देखिए 2 फरवरी को, याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और थोड़ा आप कमेंट में लिख दीजिए, आपको तमिलनाडु के बारे में बता दिए ना, तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल वर्तमान में कौन है, आप कमेंट में लिखिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा है, तो कहाँ किए जाने की घोषणा है, फ्रांस। फ्रांस पेरिस में, कहाँ पे, फ्रांस में किए जाने की। देख लीजिए, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो 2020 वाला कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था। 2020 जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। और जो 2024 होगा फ्रांस में होगा। बोलिए सर 2028 बता दीजिए और 2032 भी बता दीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो आता ही है। तो 2028 जो होगा लॉस एंजलिस कहाँ है, अमेरिका यूएसए में। कहाँ पे, लॉस एंजलिस अमेरिका यूएसए में। ओके, उसके बाद 2032 पूछिएगा, तो 2032 जो है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ओके, तो 2020 कहाँ हुआ था, टोक्यो में हुआ था, मतलब जापान में। 2024 कहाँ हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ होगा। ओके, और आपको पूछ दे जो 2028 कहाँ होगा,
तो लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा, और 2032 कहाँ होगा, तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ओके फ्रेंड्स, इतना हो गया। चलिए 39 पे आते हैं। 39 का क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन, मतलब किस संशोधन द्वारा क्या हो गया, जोड़ा गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको 2-3 बार जो पीछे का जो टेस्ट सीरीज बताए हैं, तो उसमें हम जो है इसके बारे में बहुत अच्छी तरह क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं, तो उसको आप जाके देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन तो आप सब जानते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। ओके, तो आपको बता दें, जो 1976 को जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, उसको क्या कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए क्या क्या शब्द जोड़ा गया था, देखिए याद कर लीजिएगा, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बोलिए, अखंडता बोलिए, समाजवादी शब्द किस में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ओके, देखिए आपको थोड़ा प्रस्तावना के बारे में बता देते हैं। देखिए प्रस्तावना को संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में प्रस्तावना को क्या किया, पेश किया। ओके, और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को क्या किया गया, मतलब स्वीकार किया गया। ओके, इतना समझ गया ना। तो और बताते हैं, देखिए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ओके, और आपको हम कल वाले टेस्ट सीरीज में बता दिए हैं, 44वें संविधान संशोधन जो 1976 आया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, 11, कितना है, 11। ओके, स्वर्ण समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य लाया गया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की आकस्मिक जो निधि है, आकस्मिक निधि क्या है? देखिए आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि है। तो आप बोलिएगा सर थोड़ा सा आकस्मिक निधि के बारे में बता दीजिए। देखिए एग्जाम में आपको जो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल 267, आर्टिकल 267 में आपको आकस्मिक निधि है। ओके, और आर्टिकल 266 में कौन है, संचित निधि। ओके, तो ये आप क्या करना है, आप थोड़ा लिख लीजिए ये सब, आपको बताया ना। देखिए आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति से खर्च की जाने वाली धनराशि भारत की आकस्मिक निधि है। ओके, और कौन सा आर्टिकल में है, 267 में है। और जो संचित निधि है किस में है, आर्टिकल 266 में है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए आज हम जो टेस्ट सीरीज है यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर इसी तरह टेस्ट सीरीज जो है रेगुलर आते रहेगा, और जी के जीएस भी आ रहा है, आपको इंग्लिश भी आते रहेगा, और क्या है, मैथ भी आएगा और रीजनिंग भी आएगा। और आपको बता दें, जो मध्यकालीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री जो भी है वो शुरू हो चुका है। तो उसमें हम सिकंदर लोदी तक क्वेश्चन जो वीडियो है वो डाल चुके हैं। अगला वीडियो किस पे आएगा, इब्राहिम लोदी पे आएगा। ओके, तो क्या है कि यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे, नहीं हमको क्या करना है, मध्यकालीन भारत थोड़ा कमज़ोर लग रहा है सब्जेक्ट में, तो कुछ मतलब क्या है, रिवीजन नहीं कर पाए हैं, थोड़ा सा भूल गए हैं, तो आप वो वीडियो जाके एक बार देखिए, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो क्या करना है, थोड़ा चैनल को क्या कीजिए, तो चैनल को दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और क्या करना है, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।